अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर आफियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी तमाम वीडियोस पसंद आ रही होंगी और आप लोग जिस तरह से मेरी वीडियो को लाइक करते हैं और कमेंट्स करते हैं उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और आपसे उम्मीद करता हूँ कि जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपका और मेरा साथ मज़ीद मजबूत होगा। दोस्तों, आज की कहानियों में से एक कहानी हमें हमारे पड़ोसी देश भारत से हमें भेजी गई है। तो दोस्तों, बिना देरी किए अपने अपने कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें और अपने हेडफोन्स लगा लें और एंजॉय करें मेरे साथ आज की ये पुरस्कार कहानी को। अस्सलामुअलैकुम बिलाल। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहूँगा, इसलिए मैं अपना एक फ़र्ज़ी नाम बता रहा हूँ, अब्दुल जलाल, ताकि आप लोगों को मैं आइंदा याद रह सकूँ, क्योंकि मैं आगे भी आपसे इंशाअल्लाह दीगर वाक़यात शेयर करूँगा। बिलाल, मैं इंडिया की रियासत महाराष्ट्र से हूँ। ये वाक़या जो मैं आपको सुनाने जाने वाला हूँ, ये वाक़या मेरे दोस्त के साथ पेश आया, जिसे मैं दोबारा यहाँ एक फ़र्ज़ी नाम अहमद देता हूँ। ये एक सच्चा वाक़या है। कहानी शायद थोड़ी लंबी हो जाए क्योंकि ये एक तवील और दिलचस्प वाक़या है। वाक़या कुछ यूँ है, अहमद के दोस्त की शादी थी। निकाह तकरीबन 140 किलोमीटर्स की दूरी पे दूसरे शहर में होना था और जिस दिन निकाह था उसकी पिछली रात निकाह के लिए दूल्हे के घर वालों को उस शहर के लिए निकलना था। तमाम रिश्तेदार तो ट्रेन से पहुंचने वाले थे और दूल्हे के घर वाले और कुछ करीबी रिश्तेदार एक कार से थोड़ी बड़ी गाड़ी होती है जिसे हमारे यहाँ टाटा सोमो कहते हैं, ऐसी दो गाड़ियों में रात उस शहर के लिए निकलने वाले थे जहाँ दूसरे दिन निकाह था। रात के करीब 11:30 बज रहे थे। सारे लोग निकाह के लिए निकलने को तैयार थे। दो गाड़ियां निकलने को तैयार खड़ी थीं। आगे की गाड़ी में तमाम मर्द हजरात थे और पीछे वाली गाड़ी में औरतें और बच्चे। पीछे वाली गाड़ी बिल्कुल नई थी, इसलिए दूल्हा उस नई वाली गाड़ी में ड्राइवर के साथ जा बैठा और दोनों गाड़ियां अपने सफ़र के लिए निकल पड़ी। अगली गाड़ी अहमद खुद चला भी रहा था। यहाँ एक बात की वजाहत करता चलूँ, उस हाईवे से अंदर की तरफ जंगल में एक दरगाह है जिसमें दूल्हे की फैमिली वालों की बड़ी अकीदत थी। इसलिए दूल्हे के वालिद ने पहले ही ड्राइवर को ताकीद कर दी थी कि कुछ भी हो जाए काफिला उस दरबार से गुजरता हुआ ही आगे जाएगा। अहमद के साथ अगली गाड़ी में गालिबन दूल्हा के बहनोई बैठे थे, जिसने कहा कि दरगाह जाने का शॉर्टकट उसे पता है और वो रास्ता बताएगा जो आगे हाईवे से अंदर की तरफ जंगल से होता जाता है। काफिला अभी हाईवे से ही बढ़ता जा रहा था कि अचानक पीछे वाली गाड़ी जिसमें दूल्हा बैठा था, चलती गाड़ी में उसका अगला टायर निकल गया, जो बिल्कुल नई गाड़ी थी। चूँकि अभी शहर से बाहर ही निकले थे, इसलिए गाड़ियों की रफ्तार भी आहिस्ता थी, तो इसलिए कोई हादसा भी सरजद नहीं हुआ। उस वक्त रात के कुछ 12:30 हो चुके थे। दूल्हा काफ़ी घबरा गया और वो पीछे वाली गाड़ी से निकलकर आगे वाली गाड़ी में जा बैठा जिसे अहमद चला रहा था। ड्राइवर ने दूसरा टायर लगाया और सब आगे निकल पड़े अपने सफ़र को। जैसे कि दूल्हा के बहनोई ने शॉर्टकट बताया, उसी तरह से काफिला हाईवे से कच्चे रास्ते से चलता हुआ अंदर जाता गया उस शॉर्टकट से और उस दरगाह की तरफ अपनी मंजिल तय करने लगा। चारों तरफ जहाँ नज़र जाती गुप अंधेरा, चारों तरफ सिर्फ जंगल और झाड़ियाँ और उनके बीच कच्चे रास्ते से गुजरती दो गाड़ियाँ, कभी दाएं कभी बाएं। दूल्हे के बहनोई के बताए हुए रास्ते से ये दोनों गाड़ियाँ गुजरती हुई आगे बढ़ती हुई चले जा रही थीं। घंटा गुजर गया, 2 घंटे गुजर गए, पर आधे घंटे की मुसाफत वाले दरगाह का रास्ता ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। शॉर्टकट बताने वाला दूल्हा का बहनोई भी बार बार पूछने पर कहता कि यही रास्ता है, बस चलते रहो।
लेकिन 2 घंटे गुजरने के बाद भी जब रास्ता नहीं आया, फिर आगे एक कच्चा रास्ता टीला नुमा जो चढ़ाई के ऊपर चलता जा रहा था। हमने उसको फॉलो किया, पर गाड़ियों की हेडलाइट्स सीधी आसमान की तरफ जा रही थी। रास्ता ठीक से नजर नहीं आ रहा था। तभी अहमद को कुछ अजीब लगा और उसने वहीं गाड़ी रोकी और गाड़ी से उतरकर आगे पैदल जाकर देखा तो वो रास्ता आगे एक गहरी खाई पर ख़त्म हो रहा था। आगे बिल्कुल गहरी खाई थी। अगर गाड़ियां आगे बढ़ती रहती तो खाई में जा गिरती। ये देख सबकी हालत ख़राब हो गई। सब बुरी तरह खौफज़दा हो गए। औरतें और बच्चे तो बुरी तरह घबरा कर रोने लगे। रात के अंधेरे में ये सब बीच जंगल के बीच खो चुके थे। रास्ता बताने वाला दूल्हा का बहनोई असल में वो खुद रास्ता भूल चुका था और काफिला उस वक्त बीच जंगल में गुम हो चुका था। वहाँ से फिर उन्होंने गाड़ियों को वापस मोड़ा और वापस जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते पर निकल पड़े। लेकिन वापसी का रास्ता भी इस अंधेरे जंगल में भूल चुके थे और इसके बाद तकरीबन वो 1 घंटे रास्ते की तलाश में जंगल में यूं ही भटकते रहे। पूरे जंगल में सिवाय अंधेरे के और कुछ नज़र नहीं आ रहा था, ना आदम साथ। फिर करीब 1 घंटे भटकने के बाद दूर खेत में अंधेरे में एक झोपड़ी में चिराग की रोशनी सी जलती नजर आई। गाड़ियों को वहीं रोककर 2-4 लोग उसकी तरफ खेतों के दरमियान से पैदल चलते हुए गुजरे और कुछ देर बाद हाईवे का रास्ता मालूम करके वापस आ गए और बस थोड़ी देर में फिर वही हाईवे पर निकल गए और वो दरगाह जाने का ख्याल दिल से निकाल कर सीधे शहर की तरफ निकल पड़े जहाँ दूसरे दिन निकाह था। अभी वो लोग उस जंगल से निकल ही रहे थे तो पीछे मुड़कर जब देखा तो उस खेत के बीचों बीच जो उनको दिया जलता हुआ एक झोपड़ी में नजर आ रहा था, ना तो वो झोपड़ी थी, ना ही उसके अंदर मौजूद लोग थे, ना ही उसके अंदर कोई जलता हुआ दिया था। उस जंगल के बीचों बीच बस अंधेरा था, खामोशी थी और चंद लोगों की बातें करने की आवाज़ें आ रही थी, जैसे वो उन 2 गाड़ियों के इर्द गिर्द ही चल रहे हों। उस अंधेरे में उस जंगल के बीचों बीच बस अंधेरा था, खामोशी थी और चंद लोगों की बातें करने की आवाज़ आ रही थी, जैसे वो उन 2 गाड़ियों के इर्द गिर्द ही चल रहे हों। ये होना था कि सब लोगों ने बावाज़े बुलंद आयतें पढ़ना शुरू कर दी और फिर थोड़ी देर के बाद उस हाईवे की शक्ल नज़र आई जिसका रास्ता हमें पता चला था उसी झोपड़ी से। आज भी हम अगर उस रास्ते से गुजरते हैं तो हमें वो झोपड़ी कभी नज़र नहीं आई। अब अल्लाह आलम वो हमारी मदद के लिए वहाँ मौजूद थे या हमें नुकसान पहुँचाने के लिए। लेकिन ये वाक़या अपने अंदर एक राज छुपाए बैठा है। सिर्फ मेरा दोस्त ही नहीं, उस सफ़र में उन 2 गाड़ियों में जितने लोग भी मौजूद थे उनका कभी भी अगर उस हाईवे से गुजर हुआ, लेकिन उन लोगों ने कभी भी उस झोपड़ी को दोबारा नहीं देखा। दोस्तों, आज की हमारी दूसरी कहानी जो हमसे भारत से ही शेयर की है उनका नाम जयपाल है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस दूसरी कहानी की तरफ और सुनते हैं जयपाल की कहानी उन्हीं की ज़बानी। मैंने अपने जीवन के 15 साल ट्रक ड्राइवर के काम में गुजारा है और उन 15 सालों में मेरे साथ छोटी बड़ी काफ़ी घटनाएं घटी हैं, मगर उन घटनाओं में से एक घटना ऐसी थी जिसकी वजह से मुझे ट्रक ड्राइवर का काम छोड़ना पड़ा और उस घटना को आज भी याद करके
मेरी रातों की नींद उड़ जाती है। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि 2 दिनों से लगातार ट्रक चलाने के बाद मैंने ट्रक को स्टैंड पे लगाया और मालिक को चाबी देने के लिए उनके घर गया। तो ट्रक की चाबी लेते वक्त मालिक ने मुझसे कहा, जयपाल, कल तुम्हें ट्रक लेकर कलकत्ता जाना होगा। वो क्या है ना कि मेरा एक दोस्त कलकत्ता शिफ्ट हो रहा है, तो उसके घर का सारा सामान लेकर तुम्हें जाना होगा। इस पर मैंने मालिक से कहा, ठीक है, पर कल सुबह नहीं, कल शाम को निकलूँगा, क्योंकि कल सुबह मुझे कुछ ज़रूरी काम है। इतना बोलकर मैं अपने घर चला आया। मैं इस बार सोच के मालिक के पास गया था कि मैं 2-3 दिनों की छुट्टी लूँगा, लेकिन मेरी छुट्टी मांगने से पहले ही मालिक ने मुझे दूसरा काम बता दिया था। खैर, मैं कुछ कर भी नहीं सकता था, मालिक की बात तो सुननी ही थी। जिसके बाद अगले दिन मैं ठीक शाम को 5 बजे मालिक के घर गया और वहाँ से मालिक के बताए हुई जगह पर ट्रक ले जाकर लोड करवाया, क्योंकि उस घर में बहुत ज़्यादा सामान था और ट्रक लोड करवाते करवाते 2 घंटे लग गए। जिसके बाद ठीक शाम के 7 बजे मैं ट्रक लेकर कोलकाता जाने के लिए वहाँ से निकल गया। ठंड का मौसम होने के कारण शाम के 7 बजे ही रात के 10 बजे की तरह मालूम हो रहा था। हमारे यहाँ से कोलकाता करीब 350 किलोमीटर दूर है, तो मुझे वहाँ पहुँचने के लिए करीब 5 घंटे का सफ़र लगेगा और ये 5 घंटे मुझे अकेले ही तय करने थे। असल में मेरे पहले वाले खलासी से मालिक की 1 महीने पहले कुछ नोक झोंक हो गई थी, जिस कारण खलासी ने 1 महीने पहले ही काम छोड़ दिया था और तब से हमें कोई नया खलासी नहीं मिला था, जिस वजह से मैं अकेले ही ट्रक लेकर जाया करता था। खैर, ट्रक चलाते चलाते 2 घंटे कब बीत गए मुझे पता ही नहीं चला, लेकिन अब रात का असर मुझे साफ साफ रास्ते पर दिखने लगा था, क्योंकि अब रास्ते पर गाड़ियों का काफिला काफ़ी कम सा हो गया था, जिस वजह से कोहरे ने रास्ते को चारों तरफ से घेर लिया था। वो भी इतना घना कोहरा कि मुझे ज़्यादा दूर तक कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था। अंधेरा तो पूरे रास्ते पर इस कदर फैला था कि मेरी हेडलाइट की रोशनी उस अंधेरे के सामने कम पड़ रही थी। कुछ दूर इसी तरह आगे बढ़ने के बाद जब मैंने अपनी घड़ी पे वक्त देखा तो रात के 9:30 बज रहे थे। काफ़ी देर से कुछ ना खाने के कारण मुझे अब काफ़ी तेज़ भूख भी लग रही थी, तो मैंने ट्रक को कुछ देर के लिए रास्ते के किनारे पे रोक दिया और घर से लाए खाने को खाने लगा। करीब 15 मिनट खाने पीने खाने के बाद मैं वापसी से ट्रक में बैठकर ट्रक को भगाने लगा। काफ़ी ठंड होने की वजह से मैंने ट्रक की सारी खिड़कियां बंद कर रखी थी, ताकि ठंडी ठंडी हवाएं ट्रक के अंदर ना आ सकें। अभी मैं ट्रक चला ही रहा था कि मेरे जहन में एक शॉर्टकट रास्ता आया। मुझे याद पड़ा कि यहाँ पर एक शॉर्टकट रास्ता भी मौजूद है, जो मैंने अपने किसी दोस्त से सुन रखा था, और अगर मैं उसे फॉलो करूं तो उससे मैं 1 घंटे पहले कोलकाता पहुंच जाऊंगा। और ये सोच के मैंने ट्रक को उस रास्ते पर ले लिया। उस रास्ते पर ट्रक को लेते ही मैंने देखा कि वो रास्ता दोनों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ है और उस रास्ते पर पहले वाले रास्ते से भी ज़्यादा अंधेरा फैला है। जंगली रास्ता होने के कारण रास्ता काफ़ी टूटा फूटा सा था। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि मेरी ट्रक का टायर गड्ढे पर पड़कर उछला, तो ट्रक के उछलते ही मुझे किसी के गुर्राहट की आवाज़ आई। इस गुर्राहट को सुनने के बाद मैं एकदम से चौंक गया कि भला ये गुर्राहट की आवाज़ आई तो आई कहाँ से। ट्रक में तो मेरे अलावा कोई और मौजूद भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने अपने अगल बगल अच्छी तरीके से देखा तो मेरे अलावा वहाँ कोई मौजूद नहीं था। खैर, मैं उस वक्त इसे अपने मन का वहम मानकर इग्नोर कर चुका था और आगे बढ़ने लगा था। करीब 10 मिनट
इसी तरीके से ट्रक चलाने के बाद अचानक ही मेरी नाक में किसी चीज़ की जलने की स्मेल आई। मगर उस वक्त ये कैसे मुमकिन था? मैंने तो सारी खिड़कियां बंद रखी थी, तो बाहर से किसी भी तरह की जलने की बदबू या गंध अंदर कैसे आ सकती थी? मैंने तो सारी खिड़कियां बंद रखी थी। खैर, रहते रहते ये जलने की गंध ट्रक के कैबिन में इतनी फैल गई कि मुझसे सांस भी नहीं लिया जा रहा था। तभी मैं अपनी तरफ वाली खिड़की खोलने का सोचने लगा कि तभी मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मैंने देखा कि मेरी बगल वाली सीट की खिड़की अपने आप ही खुल रही है, मानो कोई ऐसी शक्ति उस खिड़की को अपने हाथों से खोल रही है जो मुझे दिखाई नहीं दे रही। इसे देखकर मैं काफी डर गया। अभी मेरा दिमाग उस खिड़की की तरफ ही था कि तभी एक बार फिर मेरी ट्रक का टायर एक दूसरे खड्डे में पड़ा, और इस बार मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई बिल्कुल मेरे पीछे मौजूद हो और गुस्से से गुर्रा रहा हो। मैं अभी इसी उलझन में उलझा था कि किसी ने पीछे से मेरे चेहरे पे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। ये देखकर और इन सारे सिनेरियोज को एक्सपीरियंस करने के बाद मैं बिल्कुल डर सा गया। मुझे उस वक्त बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, और इन सब बातों के पेश नज़र मैं अपनी ट्रक को मजीद स्पीड से चलाने लगा। इसी दौरान मैंने ट्रक के पीछे देखा तो मैं हैरान रह गया। मैंने देखा कि ट्रक के पीछे एक बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ था, जिसकी शक्ल मौत से भी ज्यादा डरावनी थी। उस बुजुर्ग का चेहरा इतना खतरनाक था, उसकी आंखों की पुतलियां तक नहीं थी। मैंने जब उसे देखा तो मुझे इस बात का अंदाजा हो चुका था कि ये कोई इंसान नहीं, कोई भूत है, और मैं एक काफी बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर भी मैं किसी तरीके से हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ता रहा। डर के मारे मेरे हाथ पैर जोर जोर से कांप रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने काफी अपने आप को संभाला और ट्रक को चलाने लगा। अभी थोड़ी देर आगे ही जाने पे रास्ते पे एक किनारे पे एक आदमी बैठा दिखा। उस आदमी को देखकर मैंने मन ही मन में कहा कि अब बचने का एक ही उपाय है कि मैं इस ट्रक को उस आदमी के करीब ले जाकर रोक दूं और इससे मदद मांगूं। फिर मैंने ट्रक को ठीक उस आदमी के करीब रोका और ट्रक से उतरता हुआ उस आदमी की तरफ भागा और उसकी तरफ पहुंचा। उसके पास पहुंचने के बाद जब उस आदमी ने मुझे इतना डरा हुआ देखा तो मुझसे पूछा कि क्या हुआ भाई साहब, आप इतना परेशान क्यों दिख रहे हैं। जिस पे मैंने उससे अपनी पूरी आप बीती उसे सुनाई। तो मेरी पूरी बात सुनने के बाद उस आदमी ने कहा कि भाई, इस जगह पर ऐसी चीज़ें बहुत पाई जाती हैं। यहाँ पर कभी किसी को भूत दिखाई देता है, तो कभी कोई शक्ति, तो कभी कोई आत्मा दिखाई देती है। बेहतर यही होता है कि यहाँ से इस रात के पहर गुजरने से इज्तनाब किया जाए, क्योंकि ये रास्ता ऐसी सुनसान वक्तों में ऐसी आत्माओं से, ऐसी शक्तियों से घिरा हुआ होता है। तो बेहतर यही होगा कि आप आइंदा ऐसे रास्ते से गुजरने से इज्तनाब करें। और आए दिन ऐसी सड़कों पे, ऐसे हाईवेज पे और ऐसे रास्तों में कई सारी घटना घट जाती है, जिसकी वजह से लोग अपनी जान भी खो बैठते हैं, और उनकी भटकती हुई आत्मा, उनकी भटकती हुई रूह अक्सर ऐसे ही सुनसान इलाके में आप जैसे लोगों को, स्पेशली ड्राइवर्स को, अपने होने का एहसास और मौजूदगी महसूस कराती है। बिलाल, ये वाकया मैंने अपने बहुत से लोगों से शेयर किया। अभी कुछ दिनों पहले जब मैंने आपकी एक कहानी सुनी तो मैंने सोचा कि मैं ये कहानी आपसे ज़रूर शेयर करूं। थैंक यू जयपाल, आपका ये कहानी हमसे शेयर करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये कहानी पसंद आ रही होंगी। आपको आज की कहानियाँ कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसी ही कोई घटना, कोई इंसिडेंट, कोई वाकया आप लोगों के साथ पेश आया हो तो मुझसे लाजमी मेरे ईमेल एड्रेस पे अपना वाकया शेयर कीजिए।
आप लोग अपना वाकया मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कहानी के बाद मैं आप लोगों को इंस्टाग्राम पे मिलूंगा। आप लोग चाहें तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, बिलाल अशरफ 809 पे। मैं एक बार फिर ऐसी ही पुरस्कार सच्ची कहानियों और घटनाओं के साथ आपकी खिदमत में फिर पेश होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।